नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग पर बातचीत होने की संभावना। पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन और जेपी नड्डा करेंगे चुनावी जनसभा और रोड शो। ममता का धुआंधार प्रचार जारी। तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। स्टालिन का चेन्नई में रोड शो आज। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर फिर होगी बात। मुख्य वार्ताकारों के बीच वॉशिंगटन में 3 दिन तक होगा मंथन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे से रिश्तों में नई गर्माहट। भारत ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना में दी ढील। मछुआरों की रिहाई के लिए जताया आभार। ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ने जब्त किया ईरानी मालवाहक जहाज। दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले हॉर्मुज में बढ़ा तनाव। ईरान का वार्ता में शामिल होने से इनकार। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जनसंबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के मुद्दे शामिल हैं। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये राष्ट्रपति ली की पहली भारत यात्रा है। उनके साथ प्रथम महिला किम हे क्यंग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक प्रमुख सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा और दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ली भारत मंडपम में बिजनेस फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो आज दौरे के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री ने यह विश्वास भी जताया कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली वार्ता दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करेगी। और आइए अब आपको दिखा देते हैं भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के अलग अलग आयाम। जी हाँ, भारत और कोरिया के संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत कोरिया के मजबूत हो रहे हैं रिश्ते। भारत और कोरिया के बीच पुराने रिश्ते रहे हैं, सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध हैं ये। साल की अगर हम बात करें तो 1962 में कांसुलर संबंध स्थापित हुए। 1973 में राजनयिक संबंध कायम हुए। इसके बाद 2010 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी मिला। तो 1973 में राजनयिक संबंध कायम हुए और उसके बाद ये रिश्ते में प्रगाढ़ता लगातार बनती रही। 2010 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी मिला और उसके बाद अगर हम 2015 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोल यात्रा और उसके बाद स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में संबंध बदलते हुए नजर आए। साल 2025 की अगर हम बात करते हैं तो विशेष दूतों का दौरा भी हुआ और 2026 डायलॉग और कंसल्टेशन का दौर चला। 2026 में ही विदेश मंत्री स्तर की बैठकें भी आयोजित हुई।
यानी कि अगर हम भारत के साथ कोरिया के मजबूत होते संबंधों को साल दर साल जाने तो लगातार ये संबंध और भी प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं। अब भारत और कोरिया के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध किस प्रकार के हैं वो भी हम जान लेते हैं। भारत कोरिया के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और 2024-2025 की अगर हम बात करें तो 26.89 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच स्थापित है। 2030 की अगर हम बात करते हैं तो 50 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है दोनों देशों के माध्यम से। कोरिया भारत में 13वां सबसे बड़ा FDI निवेशक भी है। 2000 से अब तक 6.91 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। 650 से अधिक कोरियाई कंपनियां भारत में सक्रिय भूमिका निभा रही है। 6 कोरियाई बैंकों की 20 शाखाएं भारत में कार्यरत है। रिलायंस और सैमसंग के बीच 3 अरब डॉलर की डील, कोचिन शिपयार्ड और HDKSOE के बीच समझौता हुआ। वहीं सेपा की अगर हम बात करते हैं तो सेपा अपग्रेडेशन के 11 दौर पूरे हो चुके हैं। तो भारत और कोरिया के बीच में किस तरह से व्यापारिक और आर्थिक सहयोग है, संबंध हैं, वो भी गहरे हैं और साल दर साल ये और भी गहरे होते जा रहे हैं। अब भारत और कोरिया के बीच किस तरह से रक्षा सहयोग बढ़ रहा है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि सशस्त्र बलों के आदान प्रदान से ये सहयोग और भी मजबूत हुआ है। रक्षा नीति संवाद और उद्योग सहयोग भी लगातार जारी है। तीनों सेनाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक वार्ता भी होती है। समुद्री सहयोग बना रक्षा संबंधों का प्रमुख स्तंभ। अक्टूबर 2025 जब पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ और INS सहाद्री और ROKS नोजेओकबोंग ने भाग लिया, इसमें कोरियाई नौसेना IFR 2026 मिलन एक्सरसाइज में शामिल हुई। तटरक्षक बलों की अगर हम बात करते हैं तो तटरक्षक बलों के बीच सहयोग लगातार जारी है और ये सहयोग, ये संबंध और भी बढ़ता हुआ नजर आता है। समुद्री खोज की बात करते हैं। समुद्री खोज और बचाव पर भी दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ है। DRDO और सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच टेक सहयोग समझौता भी हुआ है। दोनों देश मिलकर के तकनीक के साथ कदम ताल कर रहे हैं। हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम का संयुक्त रूप से विकास भी हुआ है और ये विकास और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं DRDO और सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच तकनीक का भी सहयोग और समझौता यहाँ पर नजर आता है। अब भारत और कोरिया के स्टार्टअप सहयोग की भी बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो फरवरी 2019 में स्टार्टअप सहयोग पर समझौता हुआ और ये लगातार आगे बढ़ा है। गुरुग्राम में भारत कोरिया स्टार्टअप केंद्र स्थापित किया गया। सूचना साझाकरण से स्टार्टअप सहयोग को और भी बढ़ावा मिला है। कोरिया स्टार्टअप डेलीगेशन की महाकुंभ 2025 में भागीदारी भी देखने को मिली। कमअप स्टार्टअप फेस्टिवल सोल में भारतीय सफलता, 97 देशों में भारतीय स्टार्टअप कनेक्ट विजेता। तो भारत और कोरिया के बीच न केवल व्यापारिक रिश्ते हैं, आर्थिक रिश्ते हैं, बल्कि स्टार्टअप के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम नजर डालते हैं सांस्कृतिक संबंधों पर भी। सांस्कृतिक संबंध और पर्यटन को अगर हम जानें तो भारत और कोरिया सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए हैं। कोरिया में 18,000 भारतीयों का निवास है। कोरिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता है। जी हाँ, योग को कोरिया में अपनाया गया है। सोल योग कनेक्ट पहल भी इसके माध्यम से आयोजित हुई और सांस्कृतिक आदान प्रदान लगातार जारी है। हम सभी जानते हैं कि भारत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, मजबूत है और दोनों देशों के बीच ये आदान प्रदान भी लगातार जारी है। 2025 में सारंग फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ। भारतीय फिल्म फेस्टिवल कई शहरों में हुए। रविंद्रनाथ टैगोर की लैंप ऑफ ईस्ट कविता खासी लोकप्रिय है, न केवल भारत में बल्कि कोरिया में भी। भारत कोरिया के बीच पर्यटन में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1.87 लाख भारतीय कोरिया पहुंचे हैं। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की लैंप ऑफ ईस्ट कविता खासी लोकप्रिय है और इसके साथ साथ पर्यटन में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। हम देखते हैं कि 1.87 लाख भारतीय कोरिया पहुंचे और ये आंकड़े में अगर हम नजर डालें भारत की तो 1.12 लाख कोरियाई
भारत भी आए हैं। यानी कि पर्यटन की दृष्टि से भी भारत और कोरिया के जो संबंध हैं वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं और भी मजबूत होते जा रहे हैं। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 4 रैलियां की। आज भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पूर्वी मेदिनीपुर में महिसादल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर बाद मेदिनीपुर के एगरा में रोड शो भी करेंगे। ये रोड शो एगरा शारदा शशिभूषण कॉलेज से शुरू होकर दीघा मोड़ तक होगा। इसके बाद नितिन नवीन का कोशियारी में एक और रोड शो का कार्यक्रम है। ये कोशियारी हाई स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर कोशियारी सेंट्रल बस स्टैंड तक होगा। इससे पहले कल नितिन नवीन ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। कल रायगंज में नितिन नवीन ने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा आज बहरामपुर के बरवान में रोड शो करेंगे। ये रोड शो पंचटूपी नेताजी स्टैच्यू से शुरू होकर घोषपारा तक होगा। इसके बाद वो कांठी के पताशपुर पूर्व में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो विष्णुपुर के इंदास में रोड शो करेंगे, जो लावग्राम बाजार से शुरू होकर राधा माधवपुर बाजार तक चलेगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कल पहली बार भवानीपुर में सामुदायिक जनसंपर्क कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में शामिल हुई। ममता ने भाजपा पर मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने और लोगों को धार्मिक एवं जातिगत आधार पर विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और निशाना भी साधा। निर्वाचन क्षेत्र के लेडीज पार्क में आयोजित बैठक में ममता ने चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव न कि तानाशाही का इस तरह से बताते हुए विभिन्न समुदायों के लोगों को संबोधित किया और विधानसभा चुनाव से पहले एकजुट रहने का आग्रह भी किया। उन्होंने हुगली और पूर्वी बर्धमान जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। ममता बनर्जी ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी आज जनसभाओं और रोड शो में भी शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अधिकारियों को लेकर हालिया बयानों पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हार रही हैं, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। वाले इलेक्शन में हारने वाली है, इसीलिए इस तरीके की हथकंडे अपना रही है। ये कौन सा अफसर है, एक बार उनसे पूछिए तो। क्यों ये हमेशा कालीघाट में ही रहता है? इतने बार प्रमोशन मिला, डीसी बन गया, लेकिन कालीघाट साउथ कोलकाता से हटता ही नहीं। क्यों बाकी लोगों का, बाकी अफसरों का ट्रांसफर होता है? ये शांतनु सिन्हा या विश्वास जो भी है, ये इसमें इसका चक्कर क्या है कि इसको प्रमोशन मिलता है लेकिन ट्रांसफर नहीं होता? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सारे इलीगल काम यही बंदा करता है ममता बनर्जी की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम भवानीपुर क्षेत्र से प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में बदलाव और डबल इंजन सरकार बनाने के लिए तैयार है। जनता तैयार है, परिवर्तन होगा। मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनेगा, जो सरकार विकास करेगा, भ्रष्टाचार रोकेगा, नारी सुरक्षा देगा और बंगाल को अच्छा रखने के लिए कोशिश करेगा। नारी विरोधी है, नारी विरोधी है, माँ दुर्गा का विरोध करता है। 20 अप्रैल और 29 अप्रैल हमारा दीदी बहन माता सब मिल के ईवीएम में नारी विरोधी तृणमूल कांग्रेस और इंडी जोट को सबक सिखाने का काम करेगा।
पश्चिम बंगाल चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी कड़ी में लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देने और चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रयास में चुनाव आयोग का नया फैसला लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए गेम चेंजर बन सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को केंद्रीय बलों के जवानों के लिए किराए पर बाइक लेने के आदेश दिए हैं, यानी बाइक वाहिनी बनाने के लिए कहा गया है। इस वाहिनी के जवान मतदाताओं को अराजक तत्वों की दहशत से मुक्त कराएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने गुरुवार को पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले सभा और जमावड़े पर रोक लगा दी है। विशेष रूप से जिन इलाकों में एसआईआर से लोगों के नाम हटे हैं, वहां अतिरिक्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान से 72 घंटे पहले ही सभी चुनावी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। आज दोपहर में कोयम्बटूर में एक चुनावी जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वो होसुर जाएंगे और बाद में एक और जनसभा के लिए थल्ली जाएंगे। इसके बाद शाम में वो चेन्नई पहुंचने के बाद अवाड़ी में रोड शो में हिस्सा लेंगे, जहां वो सीधे लोगों और एनडीए समर्थकों से बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन कल वो मदुरै और सत्तूर में सामुदायिक नेताओं से बातचीत करेंगे और दोपहर बाद एक अहम अभियान कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। एन चंद्रबाबू नायडू के दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कार्यकर्ताओं में जोश भरना, मतदाताओं से जुड़ना और विकास पर आधारित विचारों को मजबूत करना है। नायडू का अभियान इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि एनडीए तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और बेहतर शासन, आर्थिक विकास और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इधर डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आज चेन्नई में रोड शो करेंगे। कल एमके स्टालिन ने आगामी चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने का भरोसा जताया है। उन्होंने चेन्नई के टी नगर में एक जनसभा के दौरान कहा कि डीएमके चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने चुनावी जनसभा में टी नगर सीट से राजा अनबझगन को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उगते सूरज द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह जो है उसे वोट देना ना भूलें। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति आज श्रीलंका के नुवारा एलिया की यात्रा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो भारतीय आवास परियोजनाओं का दौरा करने के साथ साथ तमिल समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित बहुआयामी भारत श्रीलंका संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा के पहले दिन कोलंबो में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की गई। इस यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत पर भी जोर दिया गया। The President underlined the very strong bond, civilizational bond between the two countries. He referred on more than one occasion to the difference that Prime Minister Narendra Modi's neighborhood first policy has made in strengthening relations between India and Sri Lanka, especially by way of India's first responder role. उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ओसीआई योजना को छठी पीढ़ी तक बढ़ाने
और CEWET छात्रवृत्तियों में विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट के फेज 3 के तहत 145 घरों का समर्पण किया गया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय को भारत और श्रीलंका के बीच जीवंत सेतु बताया। The Honorable Vice President also announced the completion and handing over of the final tranche of houses under Phase 3 of the Indian housing project. 3,855 units under Phase 3 had already been handed over, and during this visit, the remaining 145 units have been completed and handed over, marking a significant milestone in the progress of the Indian housing project. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच पीपुल टू पीपुल संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान श्रीलंका के विपक्षी नेता सजीत प्रेमदासा और अन्य सांसदों ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति कथिरेशन मंदिर और गंगा रामाया मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति सोमवार को श्रीलंका के नुवारा एलिया की यात्रा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वह भारतीय आवास परियोजना का दौरा करने के साथ ही तमिल समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे का पहला दिन बेहद सार्थक और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ हुई हाई लेवल बैठकों ने जहां विकास परियोजनाओं को रफ्तार दी, वहीं मंदिर दर्शन और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के साथ उनकी मुलाकात ने पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत किया है। यह दौरा साफ संदेश देता है कि भारत अपने पड़ोसी के साथ विकास और विश्वास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोलंबो से अपने सहयोगी नवीन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। भारत सरकार ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लोगों के लिए श्रीलंका में भारत सरकार की सहायता से हजारों मकान बनाकर उन्हें सौंपे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी आवास अनुदान परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। नुवारा एलिया में भारत सरकार द्वारा बनाए गए इन घरों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भारतीय आवास परियोजना के तहत भारत सरकार की सहायता से निर्मित आवास श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदायों के लिए बनाए गए हैं। अब इन आवासों की कुल संख्या 50,000 हो जाएगी और परियोजना के चौथे चरण में 10,000 और आवासों का निर्माण किया जा रहा है। यानी भारत सरकार श्रीलंका में 60,000 से ज्यादा घर बनाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रांत के नुवारा एलिया में भी काफी संख्या में भारत सरकार ने घर बनाकर दिए हैं। भारत सरकार की ओर से दी गई इस मदद से यहाँ लोग काफी उत्साहित हैं। हम लोग के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत हेल्प करता है। हम लोग एक घर देने के लिए हम लोग बहुत हैप्पी है। घर बना दिया, ये रोड जाने के लिए आने के लिए, पहले ऐसा नहीं है, अभी सब है। यह भारतीय आवास परियोजना के अधीन मकान है। भारत सरकार द्वारा 166 मकानों का निर्माण किया गया है। एक ही बस्ती में रहते हुए अब हमारे पास भारत सरकार द्वारा दिया गया अपना घर है। इस आवास योजना में हमें बिजली, पानी और सड़क जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने हमें हर सुविधा प्रदान की है। गौरतलब है कि सोमवार यानी 20 अप्रैल को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नुवारा एलिया की यात्रा करेंगे, भारतीय आवास परियोजनाओं का दौरा करेंगे और स्थानीय तमिल समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। भारत सरकार श्रीलंका में 60,000 से ज्यादा घर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत काम कर रही है, जिसमें उत्तरी, पूर्वी और मध्य बागान शामिल हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, नुवारा एलिया, श्रीलंका। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आज से वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू होगी। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए 3 दिन की वार्ता होगी। इसमें भारत के लगभग 1 दर्जन अधिकारी आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। अमेरिका में शुल्क ढांचा बदलने के बाद दोनों पक्ष उस समझौते पर फिर से विचार कर सकते हैं, जिसका मसौदा 7 फरवरी को जारी किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए व्यापक शुल्क के खिलाफ अमेरिकी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10% शुल्क लगा दिया है। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा शुल्क और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। इसके अलावा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा शुरू की गई जांच पर भी इन 3 दिवसीय विचार विमर्श में चर्चा हो सकती है। भारत ने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत इन जांच में लगाए गए आरोपों को कड़ाई से खारिज कर दिया है और जांच को समाप्त करने का अनुरोध भी किया है। पुराने ढांचे के अनुसार अमेरिका भारत पर शुल्क को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ था। उसने रूसी तेल खरीदने के लिए भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% शुल्क को हटा दिया था और बाकी 25% को समझौते के तहत घटाकर 18% करना था। हालांकि इसके बाद 20 फरवरी को अमेरिकी शीर्ष अदालत ने ट्रंप के जवाबी शुल्क के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने 24 फरवरी से सभी देशों पर 10% शुल्क की घोषणा कर दी। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सुनैना 17 अप्रैल 2026 को थाईलैंड के फुकेट से 3 दिवसीय परिचालन यात्रा पूरी कर अपने अगले पड़ाव जकार्ता, इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गया। फुकेट प्रवास के दौरान जहाज ने रॉयल थाई नौसेना के साथ पेशेवर, रणनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस दौरान कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सिद्धार्थ चौधरी ने रियर एडमिरल सथापोन वजारत से मुलाकात कर समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नौसेनाओं के बीच पासिक्स अभ्यास भी हुआ, जिसमें संचार और युद्धाभ्यास के जरिए बेहतर तालमेल और इंटर ऑपरेबिलिटी का प्रदर्शन किया गया। आईएनएस सुनैना की यात्रा भारत थाईलैंड समुद्री साझेदारी को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आईएनएस सुनैना अब रवाना हो गया है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।